नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत मैथ्यू अर्नाल्ड के आलोचना सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसमें हम उनके आलोचना की उनकी अवधारणा, आलोचक के आवश्यक गुण एवं प्रकार्य इत्यादि पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान द्वारा आप मैथ्यू अर्नाल्ड के विषय में जान सकेंगे, मैथ्यू अर्नाल्ड के समय की परिस्थितियों को जान सकेंगे, मैथ्यू अर्नाल्ड द्वारा प्रतिपादित आलोचना का स्वरूप और उसका जो प्रयोजन है उसे जान सकेंगे। मैथ्यू अर्नाल्ड के आदर्श जो आलोचक विषय जो अवधारणा उसे भी समझ सकेंगे। मैथ्यू अर्नाल्ड के आलोचना सिद्धांत की त्रुटियों को भी जान सकेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मैथ्यू अर्नाल्ड की क्या देन है या उनका क्या महत्व है, इसे भी आप जान सकेंगे। मैथ्यू अर्नाल्ड का समय है 1822 से 1888 ईस्वी तक का समय। वे आधुनिक अंग्रेजी समीक्षा, अंग्रेजी आलोचना के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा समीक्षक उन्हें घोषित किया है स्कॉट जेम्स ने। स्कॉट जेम्स इस संदर्भ में लिखते हैं, इस देश में अर्नोल्ड की स्थिति लगभग 50 वर्षों तक वैसी ही रही जैसी कि किसी समय यूनान में महान चिंतक अरस्तु की थी। उन्होंने अपने युग की समीक्षा को उसी गहराई से प्रभावित किया जैसे कभी अरस्तु ने किया था। इसलिए उनके अनुयायी उनके विचारों को अंधविश्वास की सीमा तक स्वीकार करते थे। यानी इतना अधिक प्रभाव उस समय अर्नोल्ड का था आलोचना पर और साहित्य पर। इसी प्रकार डेविड डेसेज भी अर्नोल्ड को आधुनिक युग के महान आलोचक की उपाधि देते हैं। ये अलग बात है कि कुछ जो आलोचक हैं वो उनकी आलोचना करते हैं, उन पर छीटाकशी भी करते हैं, उन पर कुछ आक्षेप भी लगाते हैं और उनके महत्व को न्यून सिद्ध करते हैं, यानी कम करते हैं। ऐसा शायद वे जो आलोचक है ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे कुछ वैयक्तिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं या वे स्वयं निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के पोषक रहे हैं। तो इस प्रकार मैथ्यू अर्नाल्ड अंग्रेजी समीक्षा और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मूलतः वे एक आलोचक हैं। उन्होंने समाज, शिक्षा, धर्म, साहित्य, संस्कृति इनके विभिन्न पक्षों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का विवेचन किया है, लेकिन फिर भी मूलतः आलोचक ही हैं। यानी हर एक क्षेत्र में साहित्य से इतर अन्य क्षेत्रों की भी उन्होंने आलोचना की है, यानी उनकी भी अच्छाई बुराइयों का उन्होंने विवेचन किया है। उनका कहना था कि साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रसिद्ध उनका कथन है, उनका विचार था कि जीवन से असंबद्ध साहित्यिक सौंदर्य की विवेचना व्यर्थ है। यानी साहित्यिक सौंदर्य वही अर्थपूर्ण है, वही सार्थक है जो जीवन से संबद्ध हो। इसलिए उन्होंने जीवन में राग तत्व तथा बुद्धि तत्व दोनों को समान स्थान दिया है। राग तत्व है वह कविता से संबंधित है, जो भाव तत्व होता है काव्य का, और जो बुद्धि तत्व होता है जो मस्तिष्क से संबंधित होता है उसका संबंध मूलतः आलोचना से है। इसलिए अर्नोल्ड का विचार था कि आलोचना का महत्व कविता से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। उन्होंने लोक कल्याण के आदर्श को सामने रखकर और रचनाओं की आलोचना की, यानी आदर्श रखा लोक कल्याण। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक कवि का मूल्यांकन किसी भी युग की साहित्यिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए कि उस समय की मांग क्या है, साहित्यिक सामाजिक आवश्यकता क्या है, उसी के अनुरूप उस कवि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो उन्होंने युग के कवियों को ये सलाह दी कि वे शेक्सपियर के आदर्शों को ग्रहण न करके प्राचीन यूनानी साहित्यकारों के आदर्शों को ग्रहण करें, क्योंकि प्राचीन यूनानी साहित्यकार थे, उनके आदर्श थे, वे समाज की आवश्यकताओं के अधिक कहीं निकट पहुँचते थे। तो उनका विचार था कि साहित्यकारों की रचनाओं में मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। समाज का मार्गदर्शन कर सके साहित्यकार, ये क्षमता उसकी रचना में होनी चाहिए, ऐसा अर्नोल्ड का विचार था। अब अर्नोल्ड का जो समय है हमने पढ़ा, इनका जन्म 1822 और इनकी मृत्यु 1888, यानी ये 19वीं सदी का समय है। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। उस समय वैज्ञानिक और भौतिक विकास होने लग गया था और कुछ
परंपरावादी भी लोग थे। तो इस प्रकार समाज एक संक्रांति, एक संक्रमण के समय से गुजर रहा था। समाज में अत्यधिक असमानता थी, असंतुलन था। इंग्लैंड का समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग उच्च वर्ग था, भौतिकवादी जीवन, जो भोग विलास का जीवन जीता था। दूसरा जो मध्यम वर्ग था, जो शूद्र और स्वार्थी बन गया था। स्वार्थ की भावना मध्यम वर्ग में बहुत अधिक थी, और इन दोनों वर्गों की इन भावनाओं के फलस्वरूप निम्न वर्ग में पाशविकता प्रवेश कर चुकी थी। प्रत्येक वर्ग परिष्कृत एवं स्वाभाविक जीवन पद्धति से वंचित हो चुका था। जो एक आदर्श जीवन, जो एक समाज जैसा एक मानता है स्वाभाविक जीवन, एक परिष्कृत जीवन, उससे का अभाव था तीनों ही वर्गों में। उन्होंने स्वयं एक स्थल पर लिखा है अर्नोल्ड ने कि आज के युग में असीम विभ्रम फैला हुआ है। विविध परामर्श देने वाले असंख्य स्वर भ्रम में डाल देते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के आलोचक, विद्वान या साहित्यकार या विभिन्न प्रकार की विचारधारा के लोग, तो एक विभ्रम की स्थिति समाज में थी। स्पष्ट है कि उस समय की जो ये ब्रिटिश जनता थी, धन संपत्ति के मोह में फंसी हुई थी। इंग्लैंड की सांस्कृतिक स्थिति भी उस समय कोई बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। अंग्रेज जाति अपने धर्म और संस्कृति को धीरे धीरे भूलती जा रही थी। एक विद्वान आलोचक ने तो लिखा है कि अर्नाल्ड के समय में इंग्लैंड की सांस्कृतिक स्थिति थी वो शोचनीय थी। उसे समाज के विकृत होने और टूट जाने की आशंका थी। अर्नाल्ड को थी यह आशंका, इसलिए उसने अपने समय के सांस्कृतिक संकट का विवेचन किया तथा संकट को दूर करने के भी उपाय किए। ये अर्नाल्ड के विषय में कहते हैं। इसके पश्चात अर्नोल्ड मुख्य रूप से तो आलोचक है, एक कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं। तो उनका जो एक प्रवेश हुआ था अंग्रेजी साहित्य में, वह कवि के रूप में हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनका कवि रूप थोड़ा सा दब गया और आलोचक का जो उनका रूप था वह अधिक मुखरित हुआ, वह अधिक उभर कर आया। उन्होंने कहा कि काव्य और उससे जुड़े सभी प्रश्न मानव जीवन से संबंध है, जैसा हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं। मानव जीवन से परे हटकर न तो काव्य का अस्तित्व होता है और न ही उसकी आलोचना का। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अर्नोल्ड के ये विचार काफ़ी उपयोगी थे, क्योंकि उस समय धर्म और ज्ञान का संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। धर्म और ज्ञान, यानी धर्म एक प्रकार से परंपरा और भावना और कहीं ना कहीं अंधविश्वास से जुड़ता है, जबकि ज्ञान एक तार्किक बुद्धि की वस्तु होती है। तो इन दोनों में संघर्ष था, वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। विज्ञान की चकाचौंध के कारण संस्कृति, नैतिक मूल्य, धर्म, इन सब की अवहेलना हो रही थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बौद्धिकता के कारण इनका की अवहेलना भी होने लगी थी। तो इस पतन उन्मुख समाज का उद्धार करना अर्नोल्ड की रचना का एकमात्र उद्देश्य था। उसने यही समझा कि जो समाज पतन की ओर जा रहा है उसका नैतिक रूप से उत्थान होना चाहिए। काव्य को जीवन से जोड़कर एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का विकास उन्होंने किया। वे चाहते थे कि काव्य जीवन को प्रभावित करे, यानी जीवन की आलोचना उन्होंने कहा ही है साहित्य को, जीवन संस्कृति को प्रभावित करे, जीवन को प्रभावित करे। उनका विचार था कि जीवन की गहराई से निकला हुआ काव्य न केवल ऐसा कर सकेगा, यानी समाज को प्रभावित कर सकेगा, बल्कि उसे एक दिशा, एक रास्ता, एक उसे अपना उद्देश्य भी दे सकेगा। यूँ तो अर्नाल्ड ने काव्य के स्वरूप, काव्य के प्रयोजन, उसके विषय, काव्य और उसमें नैतिकता का समावेश, इन विभिन्न विषयों पर उनके विस्तार से उनके विचार ने प्रकाश डाला उन्होंने। परंतु काव्य शास्त्र में वे मूलतः एक आलोचक के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया है। तो हम उनकी आलोचना विषयक दृष्टिकोण का ही अध्ययन इसमें करते हैं कि आलोचना का क्या स्वरूप में निर्धारित करते हैं, उसका क्या वे प्रयोजन किया, उसका क्या वे उद्देश्य बताते हैं। साहित्य समीक्षा या आलोचना को अर्नोल्ड ने एक महत्वपूर्ण कार्य घोषित किया था। उन्होंने एक और तो आलोचना के स्वरूप को विकसित करने के लिए कई अपने सिद्धांत, अपने उपाय बताए। दूसरी ओर उन्होंने व्यवहारिक पद्धति को भी उपयोगी बनाने की विधि पर प्रकाश डाला। आलोचक के सामने वे पहली समस्या का उल्लेख करते हैं। पहली समस्या ये है आलोचक के सामने, किसी समीक्षक के सामने, कि वह किन तत्वों, मूल्यों और आदर्शों के आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन करे, यानी उसका कसौटी या उसका आधार क्या बनाए, क्या तत्व, क्या मूल्य, क्या आदर्श, जिसके आधार पर किसी कृति का की आलोचना या उसका मूल्यांकन करे। इस समस्या के समाधान के लिए
अर्नोल्ड ने सुझाव दिया कि परंपरागत या प्राचीन काव्य से उत्कृष्ट उदाहरणों को लेकर उनका उपयोग कसौटी के रूप में किया जाए। यानी जो परंपरागत काव्य है, प्राचीन काव्य है, उसमें जो अच्छे उदाहरण हैं, जो नैतिकतापूर्ण उदाहरण हैं, जो आदर्श हैं, उन्हें लिया जाए एक कसौटी के रूप में, और उस कसौटी पर किसी भी रचना की, किसी भी कृति की आलोचना या समीक्षा की जाए। लेकिन ये सुझाव था अधिक व्यवहारिक नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि प्राचीन काव्यों के उत्कृष्ट अंशों के आधार पर उत्कृष्ट काव्य के सामान्य लक्षण निर्धारित कर दिए जाए। कि किसी भी प्राचीन काव्य का एक उत्कृष्ट अंश ले लें, कोई एक उसका उत्तम एक भाग ले लें, उस भाग के आधार पर हम ये निर्धारित करें कि उत्कृष्ट काव्य के लक्षण क्या होते हैं, उत्कृष्ट काव्य में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो निर्धारित कर दें, और फिर उनके आधार पर आज की रचनाओं का मूल्यांकन करें कि आज की रचनाओं में वो विशेषताएं किस सीमा तक हैं, या उस कसौटी पर आज की रचनाएं कितनी खरी उतरती हैं। वस्तुतः जब तक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा काव्य के सर्वमान्य मूल्यों का निर्धारण नहीं हो सकेगा, तब तक काव्य समीक्षा में भी अराजकता की स्थिति बनी रहेगी। यानी एक सर्वमान्य मूल्य, सर्वमान्य एक कसौटी, एक सर्वमान्य आधार होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से ये निर्धारित होना चाहिए, तभी तो एक काव्य समीक्षा में एक निश्चित एक विधि आ पाएगी। नहीं तो अराजकता की स्थिति बनी रहेगी, कोई किन्हीं तत्वों के आधार पर समीक्षा करता रहेगा, आलोचना करता रहेगा, कोई किन्हीं अन्य तत्वों के आधार पर यह आलोचना करेगा। सामान्य लक्षणों या मूल्यों के अभाव में आलोचकगण अपनी अपनी वैयक्तिक धारणाओं के आधार पर मनमाने ढंग से उसकी समीक्षा करेंगे। जैसा मैंने बताया, इस समीक्षा को व्यक्तिपरक मूल्यांकन का नाम दिया जा सकता है। यानी व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह के कारण या अपनी विचारधारा के आधार पर ये ऐसा मूल्यांकन करेगा, व्यक्तिपरक मूल्यांकन होगा, जहाँ हर व्यक्ति हर रचना का व्यक्तिगत दृष्टि से ही मूल्यांकन करेगा। और ऐसी आलोचना में ये स्वाभाविक है कि उसमें तटस्थता नहीं आ पाएगी, उसमें निष्पक्षता भी नहीं होगी। उस व्यक्ति का प्रभाव और उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो पूर्वाग्रह हैं, उसने जो आधार बनाए हैं, उनका प्रभाव उसकी समीक्षा में अवश्य आएगा। तो ऐसा कोई सर्वमान्य एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ऐसा आधार होना चाहिए, ये अर्नोल्ड का मानना था। इसी प्रकार उस युग में प्रचलित ऐतिहासिक आलोचना में भी काव्य कृति के आधारभूत स्थायी तत्वों के आधार पर मूल्यांकन न करके बाह्य स्थितियों, परिस्थितियों एवं प्रभाव के तत्वों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था, जो कि एक प्रकार से ठीक विधि नहीं थी। ऐतिहासिक स्थितियां और परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं, बदलती रहती हैं, तो इसलिए उनके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है वह मूल्यांकन स्थायी नहीं हो सकता, स्थिर भी नहीं हो सकता। किसी युग की ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर उस युग की रचनाओं का उस समय तो हो सकता है, लेकिन बाद में वो कितना प्रासंगिक रहता है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे उन्होंने कहा कि चीन आक्रमण के समय लिखी गई कविताएं युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण थी उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में, लेकिन वो जब संदर्भ बदल गया या वो आक्रमण का समय गुजर गया तो उसके बाद उनका जो महत्व है वो कम हो गया, वे गौण हो गई। अतः वैयक्तिकता और ऐतिहासिकता दोनों ही सीमित दृष्टिकोण पर आधारित हैं। एक व्यक्ति की सीमा पर है तो दूसरी काल विशेष की सीमा पर है। ऐसी स्थिति में वे किसी व्यापक या यूनिवर्सल तथ्य या सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकती, क्योंकि एक प्रकार में व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं, उसके पूर्वाग्रह हैं, उसके जो भी उसके मूल्य हैं, और दूसरी में कुछ समय सापेक्ष परिस्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा ऐसा नहीं हो सकता कि वे किसी सार्वभौमिक तथ्य का उद्घाटन करें या सार्वभौमिक तथ्य को उजागर करें, ऐसा नहीं कर पाएंगे इस प्रकार की के आधार पर की गई आलोचना। इसलिए अर्नोल्ड ने इन दोनों प्रकार की आलोचनाओं का बहिष्कार किया और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर काव्य के सार्वभौमिक मूल्यों की स्थापना का सुझाव दिया। ऐसे मूल्य जो यूनिवर्सल हो, यानी जो सभी स्थान पर मान्य हो, सभी समयों में, सभी कालों में जो प्रासंगिक रहें, ऐसे मूल्यों के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति बनाई जाए आलोचना की। दुर्भाग्य से अंग्रेजी समीक्षा के क्षेत्र में इस सुझाव का सदुपयोग नहीं हो पाया,
परंतु हिंदी में इसका उपयोग हुआ, ये हमारे लिए गर्व की बात है। साहित्य विज्ञान की स्थापना के द्वारा इस लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास हिंदी साहित्य में किया गया है ना, क्योंकि इसमें अरस्तु से लेकर रिचर्ड्स तक, पाश्चात्य समीक्षा तथा भरतमुनि से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक की जो भारतीय समीक्षा है उसका तुलनात्मक अध्ययन, इसके द्वारा साहित्य या काव्य के ऐसे यूनिवर्सल तत्व और मूल्यों का अनुसंधान किया गया है जिनके आधार पर काव्य का मूल्यांकन भी अर्नोल्ड के आदर्शों के अनुरूप निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप में किया जा सके। यानी हिंदी में कुछ प्रयास हुआ है इस प्रकार अर्नोल्ड द्वारा स्थापित आदर्शों के अनुरूप एक तटस्थ और एक निष्पक्ष मूल्यांकन करने का, समीक्षा करने का। इसके पश्चात अर्नोल्ड एक आदर्श आलोचक के विषय में कहते हैं, उसकी अवधारणा और उसके प्रकार्य वगैरह या उसके कर्तव्य, ये सभी कुछ उनकी इस अवधारणा में आ जाते हैं। साहित्य में ऐसे सार्वभौमिक या यूनिवर्सल मूल्यों की स्थापना के साथ साथ अर्नोल्ड ने एक आदर्श आलोचक के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार आदर्श आलोचक वह है जो काव्य रचना को केवल जीवन के लिए एक संदर्भ में ही रख कर न देखे, अपितु वह जीवन की समग्रता एवं परिपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करे। जीवन की किसी एक संदर्भ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समग्रता से जीवन को वो ले और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करे। इसके लिए उसका वैयक्तिक पूर्वाग्रहों से युक्त की जगह मुक्त होना चाहिए, यानी वैयक्तिक पूर्वाग्रह उसमें नहीं होने चाहिए। उसकी कोई ऐसी रूढ़ मान्यताओं में जकड़ा हुआ वो नहीं होना चाहिए कि जिन्हें वो छोड़ ही न सके, तो उनसे वो मुक्त होना चाहिए। साथ ही उसका चिंतन और जो उसका बोध है, एक साहित्यिक बोध है, साहित्यिक चेतना है, वो भी बड़ी प्रौढ़ होनी चाहिए। वह कोरा काव्य शास्त्री ही न हो, एक ऐसा सांस्कृतिक चिंतक भी हो जो अपने युग को सही दिशा दे सके। तो इसके लिए 3 बातें होनी चाहिए उस आलोचक में जो वे आवश्यक मानते हैं। उसे जीवन और काव्य की महान उपलब्धियों को आत्मसात करना चाहिए। जीवन और काव्य की जो महान उपलब्धियां हैं उन्हें अपने जीवन में उसे ढालना चाहिए। इसके बाद उन उपलब्धियों को, जो काव्य की जो महान उपलब्धियां हैं जीवन की और काव्य की, उनको प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। अपने जीवन में ढाल तो लिया, उन्हें व्यक्त भी कर सके, अभिव्यक्त भी कर सके। उसे अपने उत्कृष्ट विचारों के संचार के द्वारा जीवन और समाज में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो प्रतिभाशाली कवियों को महान काव्य के सृजन की प्रेरणा दे सके। यानी आलोचक का कार्य कवियों को प्रेरणा देना भी अर्नोल्ड यहाँ निर्धारित करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है आलोचक अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा विद्वान हो, इस प्रकार की उसमें एक अच्छी समझ हो, वस्तुओं को वो यथार्थ रूप में देख भी सके ना, उसकी रचनात्मक शक्ति, क्रियाशीलता, इसके लिए वह एक उचित वातावरण तैयार करे ताकि कवि उस वातावरण में एक मंगलकारी साहित्य की रचना कर सके। तो इस प्रकार मैथ्यू अर्नाल्ड का आदर्श है वो आलोचक साहित्य, समाज और संस्कृति, इन तीनों का, यानी उसका जो आलोचक है, जिस आलोचक की वे अवधारणा करते हैं, आलोचक एक आदर्श आलोचक जिसे वे कहते हैं, वह साहित्य, समाज और संस्कृति, इन तीनों का ही अधिकारी विद्वान होना चाहिए। यानी पढ़ा लिखा इन तीनों के बारे में उसे पर्याप्त समझ और ज्ञान होना चाहिए। उसकी काव्य चेतना अत्यंत प्रबुद्ध होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए और गंभीर होनी चाहिए। उसी स्थिति में वह आलोचना के महान उत्तरदायित्व की पूर्ति करके अपने युग के साहित्य और समाज को स्वस्थ, संतुलित और सुनिश्चित एक दिशा की तरफ ले जाने में सफल होगा। कहना न होगा कि महान आलोचक के इन सभी आदर्शों की पूर्ति जितनी सफलता से स्वयं मैथ्यू अर्नाल्ड करते हैं उतना कोई नहीं। यानी मैथ्यू अर्नाल्ड में आलोचक के ये गुण विद्यमान थे, उनके व्यक्तित्व में, उनकी रचनाओं से हमें पता चलता है, उनकी आलोचना पद्धति से कि वे इन गुणों से युक्त थे। तो इस प्रकार जो ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने अपनी एक आलोचना का एक सिद्धांत निर्धारित किया, आलोचक के अवधारणा उन्होंने निर्धारित किया, आलोचक की विशेषताएं उन्होंने बताई, इसमें कुछ त्रुटियां भी रह गई। इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वह नैतिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल देता है। इसका परिणाम क्या हुआ कि कभी कभी काव्य की जो सामान्य जो
व्यक्तियों को भी वो सामान्य जो उक्ति हैं उन्हें भी वो आदर्श काव्य मान लेता है, यानी ऐसी नैतिक उक्तियाँ। इससे उनकी आलोचना है वो पूर्वाग्रह के कारण निकृष्ट और पक्षपातपूर्ण हो जाती है। जहाँ वे पूर्वाग्रह से बचने का वो एक प्रकार से उन्होंने विचार दिया है, यानी एक प्रकार की ऐसी आलोचना जो व्यक्तिपरक आलोचना होती है जिसमें व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, लेकिन उनका जो इस कारण नैतिकता पर अधिक बल देने के कारण, अमर्यादित बल देने के कारण वो स्वयं उनकी आलोचना कहीं कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाती है, निकृष्ट हो जाती है और पक्षपातपूर्ण हो जाती है। काव्य का मूल्यांकन करने के लिए अर्नाल्ड ने दो कवियों के काव्यांशों की तुलना करने का सुझाव दिया, यानी तुलनात्मक जो आलोचना पद्धति है उसका उन्होंने सुझाव दिया, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इससे संपूर्ण कृति का मूल्यांकन नहीं हो सकता। अब दोनों कवियों ने जिनकी रचनाओं का मूल्यांकन हो नहीं सकता कि उन्होंने समान विषयों पर लिखा हो या वो एक प्रकार से समान किसी मूल्यों के आधार पर लिखी गई हों, तो ये तुलनात्मक जो आलोचना है ये कहीं कहीं व्यवहारिक नहीं होती। आलोचना की जो तुलनात्मक पद्धति है ये उपयोगी तो है, लेकिन ये यदि ये कृति समुचित कृति पर लागू हो तो ही इसका कुछ उपयोग है। यानी उन दोनों कवियों की रचनाएं किसी एक विषय पर एक मूल्यों के आधार पर एक अवधारणा पर लिखी गई हो, तब उनका कुछ तुलनात्मक आलोचना या तुलनात्मक उनका अध्ययन किया जा सकता है। ऐतिहासिक, वैयक्तिक और अनुभवात्मक मूल्यांकन में अर्नोल्ड ने सर्वाधिक महत्व अनुभवात्मक मूल्यांकन को दिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि किसी काव्य का ऐतिहासिक मूल्य होते हुए भी उसमें दोष हो सकते हैं। यदि वह रचना साहित्य के विकास में उपयोगी है और उसके जीवन की व्याख्या करती है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यानी जीवन की व्याख्या, वही जो उन्होंने पहले कहा था, साहित्य जीवन की व्याख्या है, तो ऐसी रचना को वे प्रशंसनीय मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आलोचक को यह भी देखना चाहिए कि काव्य की वास्तविक कसौटी पर वह रचना कहाँ तक खरी उतरती है। उसी प्रकार ये दूसरी त्रुटि हो गई उसकी आलोचना की। इसी प्रकार अर्नोल्ड ने व्यक्तिक मूल्यों को उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था। व्यक्तिक मूल्यों में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन उनका पूर्णतः उन्होंने बहिष्कार कर दिया, यानी व्यक्तिक पूर्वाग्रह, व्यक्तिकता की भावना को वो एक प्रकार से वो उसका बहिष्कार करते हैं। तो अर्नोल्ड का ये कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता कि आलोचक एक महान काव्य की प्रशंसा करे और द्वितीय श्रेणी की रचना की ओर ध्यान ही न दे। अब सारी रचनाएं थोड़ी महान काव्य हो सकती हैं। तो इस संबंध में स्कॉट जेम्स, जिन्होंने इन्हें महान आलोचक माना है, उनका कहना है कि सभी पर्वत श्रेणियाँ अल्पस नहीं होती। अल्पस जो एक संसार की बहुत ऊंची पर्वत श्रेणी है उसका नाम है, तो सभी अल्पस नहीं होती। उनका कहने का भाव यह है कि यदि हम साधारण कोटि की रचनाओं की अवहेलना करते रहेंगे तो उच्च कोटि की रचनाएं कभी बन ही नहीं सकेंगी। यानी कभी पहले ये नहीं कि अपनी पहली रचना वो उच्च कोटि की लिख दे। साधारण स्तर से कोई कवि, कोई साहित्यकार लिखना शुरू करता है, धीरे धीरे उसके लेखन में सुधार आता है, उसमें उच्चता आती है, औदात्य आता है और वो एक उच्च कोटि की रचना बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो साधारण कोटि की रचना उसने लिखी है तो उसकी आलोचना ही न करें या उसकी समीक्षा ही न करें। इसलिए सामान्य प्रतिभा वाले नवोदित साहित्यकारों की रचनाओं का मूल्यांकन भी होना चाहिए। यदि नवोदित जो नए उभर कर आने वाले साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं का मूल्यांकन नहीं होगा तो फिर वो हतोत्साहित हो जाएंगे, वो आगे लिख ही नहीं पाएंगे। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि न तो वह उनकी उपेक्षा करे और न उनके प्रति उदासीन रहे, यानी उनकी भी आलोचना आलोचक को करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू अर्नाल्ड की कुल मिलाकर पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय आलोचना के क्षेत्र में क्या देन या क्या उनका महत्व है। अर्नाल्ड अपने समय का एक समर्थ कवि और आलोचक था। अपने युग की परिस्थितियों से पूर्णतः प्रभावित था। उसने कविता में मिथ्यात्मकता, आडंबर प्रियता और छद्म के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की थी और इसके लिए उसे अनेक स्वच्छंदतावादी कवि हैं उनसे भी उन्होंने एक प्रकार से उसे संघर्ष करना पड़ा था। तो ये सही नहीं है कि उसने कविता में सत्य, उदात्त विचार, गरिमा आदि सद्गुणों की स्थापना भी की। यानी उसने ये भी किया, कविता में सत्य, उदात्त विचार, गरिमा, ये सब सद्गुण होने चाहिए कविता में, इस प्रकार उसने प्रतिपादित किया। आलोचना की परिभाषा देते हुए उसने आलोचना के प्रकार्य भी बताए हैं।
उसने अपने समय के कवियों और आलोचकों को संदेश दिया है कि वे अतिवादिता, आडंबर और अर्ध सत्य की अवहेलना करें और केवल सत्य को ही ग्रहण करें। फिर भी हम कह सकते हैं कि अर्नोल्ड स्वयं एक आलोचक तो थे ही, आलोचक कम थे, लेकिन उसमें आलोचक के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है, इसीलिए उनका आलोचक का रूप मुखर हो गया कवि की अपेक्षा। यानी आलोचना के सिद्धांत उन्होंने निर्धारित कर दिए। उन्होंने स्वयं आलोचना भी की है, यानी आलोचना करने की अपेक्षा आलोचना के सिद्धांत प्रतिपादित करने में उनका अधिक ध्यान रहा है। अर्नोल्ड ने आलोचना का लक्ष्य भी मानव जीवन को माना है। साहित्य का लक्ष्य वे आनंद मानते हैं, आनंद प्रदान करना उन्होंने जैसे साहित्य का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इसी प्रकार वे आलोचना का लक्ष्य भी मानव जीवन को ही मानते हैं। उन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया है, सच्ची कविता या कला वही है जो सच्चे आनंद की सृष्टि करती है और जो मंगलकारी होती है, ये उनका मानना है। तो इस प्रकार ये व्याख्यान आपके लिए लाभकारी होगा। इस व्याख्यान हेतु संदर्भ ग्रंथ उनका भी उल्लेख करना समीचीन है। एक ग्रंथ है जिसकी सहायता ली गई है साहित्यिक निबंध नाम से, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त उसके लेखक हैं। दूसरा काव्य शास्त्र और साहित्यालोचन जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से प्रकाशित है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र लक्ष्मी पब्लिशिंग हाउस रोहतक से प्रकाशित है। आपने इस व्याख्यान को सुना, धन्यवाद।